चलिए शांत हो जाइए अब। पिछले क्लास में जितना पढ़ाए थे उसका पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा दिए थे संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही साथ जो है जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं लेक्चर के साथ उसका पीडीएफ जो है अवेलेबल है। आशा करते हैं आप सब लोग उसको कॉपी में लिख लिए होंगे। बोले थे लिखने के लिए, लिख लिए हैं ना? हाय, लिख लिए हैं, अच्छी बात है। नहीं लिखे हैं फिर भी अच्छी बात है। पंखा चला दीजिएगा थोड़ा, इधर कर, इधर कर, तो और इधर। दिमाग नहीं है जी? हाँ चलिए यहां से कमेंट हटाओ। अब आज जहां तक हम पढ़ाए हुए थे वहां से आगे पढ़ाएंगे, जहां तक पढ़ाए हुए थे वहां से आगे पढ़ाएंगे, और उसका पीडीएफ रात में ही हमको लगता है 11 बजे के आसपास, हाँ, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर आज जो पढ़ाएंगे वो पीडीएफ हम आपको अपलोड कर दिए थे, और साथ ही साथ उसमें मैसेज ये भी लिखा गया था कि आप पीडीएफ निकाल ले या उसे अपने कॉपी में लिख ले, दो में से एक काम कर ले आप, या दोनों काम कर ले। तो आशा करते हैं आप सब लोग आज के क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आप सभी लोग निकाल करके आए होंगे, या कॉपी में लिख लिए होंगे, या नहीं लिखे होंगे और नहीं आए होंगे लेकर के, तो अपना जाकर के टेलीग्राम चैनल से जाके लिख लीजिएगा या फिर पीडीएफ अपना निकाल लीजिएगा। दोनों में से जो करना होगा आप अपना कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। और ऑनलाइन वालों के लिए आज जितना पढ़ाएंगे आज के वीडियो लेक्चर के साथ ही आज का पीडीएफ अपलोड है, तो आप भी प्रयास कीजिएगा कॉपी में लिखने का। नहीं लिखा ही हो पाता है तो फिर छोड़ दीजिएगा, जरूरी क्या है, कोई जरूरी ना है पढ़ना लिखना। आइए अब देखते हैं। पिछले सेशन में अगर देखा जाए तो वर्ष 1918 तक की घटना को हम लोग पढ़े थे। वर्ष 1918 तक की घटना को हम लोग पढ़े थे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 1919 और 1920 की घटना। वर्ष 1919 और 1920 की घटना। वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन आयोग का गठन हुआ। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप ही असहयोग आंदोलन हुए, जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। तो वर्ष 1919 और 1920 ईस्वी में जो घटनाएं घटित हुई है उन्हीं घटनाओं की चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। और वर्ष 1919 के प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना। जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना। तो सबसे पहले आज के सेशन में चर्चा हम लोग करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, समझिएगा चीजों को आराम से। देखिए, भारत में कांग्रेस देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था, कांग्रेस के भीतर
कई विचारधारा के लोग थे, उग्रवादी थे, उदारवादी थे, गांधीवादी थे। लेकिन उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी के अलावे एक क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी थे, एक क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी थे। इसके बाद आगे हम आपको भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ही पढ़ाएंगे। इसके बाद का जो पीडीएफ आएगा वो क्रांतिकारी आंदोलन का ही पीडीएफ आएगा। तो भारत में एक क्रांतिकारी विचारधारा के भी राजनेता थे, और जो क्रांतिकारी विचारधारा के राजनेता थे उनका लक्ष्य था देश को पूर्ण आजादी दिलाना, चाहे हिंसा ही क्यों ना करनी पड़े, गोली बंदूक ही क्यों ना चलाना पड़े, उस माध्यम से ही देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना क्रांतिकारी नेताओं का उद्देश्य था। तो भारतवर्ष में वर्ष 1905 के बाद से, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां काफी जोर पकड़ ली थी, और क्रांतिकारी गतिविधियां जो काफी जोर पकड़ ली थी, इसी को लेकर अनेकों अंग्रेजों को भारत में मौत के घाट उतार दिया गया। और जब अनेकों अंग्रेजों को भारत में मौत के घाट उतार दिया गया, तो भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक कैसी लगाई जाए, भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों पर कैसे रोक लगाई जाए, इसको लेकर एक आयोग गठित हुआ। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर जो आयोग गठित हुआ है, उस आयोग को कहते हैं सेडिशन आयोग। सेडिशन आयोग, सेडिशन आयोग का काम था क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। सेडिशन आयोग का काम था क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। सेडिशन आयोग ने अपनी सिफारिश के जरिए यह कहा कि अगर भारत में क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाना है तो इसके लिए रॉलेट एक्ट कानून को लागू करना होगा। और रॉलेट एक्ट कानून में यह प्रावधान कर दिया गया था कि अगर किसी भी भारतीय पर यह शक होता है कि अमुक भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला है, तो इस शक मात्र होने पर गिरफ्तार कर बंद कमरा में मुकदमा चलाकर उन्हें कम से कम 2 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी। यह प्रावधान रॉलेट एक्ट कानून में किया गया था। क्या हम बोले हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1905 के बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो तेजी गति से चलने लगी थी, उस क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर सेडिशन आयोग का गठन किया गया। सेडिशन आयोग का गठन किया गया और सेडिशन आयोग ने जो सिफारिश किया, उस सिफारिश में यह कहा
कि अगर भारत में क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाना है तो इसके लिए भारत में रॉलेट एक्ट कानून को लागू करना होगा। और रॉलेट एक्ट कानून में यह प्रावधान किया गया था कि उस कानून के तहत संदेह मात्र होने के आधार पर गिरफ्तार करके बंद कमरा में मुकदमा चलाकर कम से कम 2 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती थी। और अगर किसी व्यक्ति को रॉलेट एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता था तो वह ना अपील कर सकता था, ना दलील दे सकता था, ना वकील रख सकता था। तो मूलतः जो रॉलेट एक्ट कानून भारत में लागू किए गए हैं, रॉलेट एक्ट कानून भारत में 19 मार्च 1919 को लागू किए गए हैं और इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। और जब यह कानून लागू हुआ तो इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा, काला कानून कहा। और इस कानून को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा गया। और इस कानून की भर्त्सना अथवा आलोचना महात्मा गांधी ने किया। और महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी इस कानून की आलोचना किया। और महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक सत्याग्रह चलाने की बात कही। और गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाने की बात कही उसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। और रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। और गांधी जी के नेतृत्व में जो रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था उसका प्रसार लगभग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह है जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता, पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। इससे पहले जो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किया, चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ चंपारण तक सीमित रहा। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ चंपारण तक सीमित रहा, चंपारण से बाहर नहीं गया। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल सिर्फ वहीं तक सीमित रहा, सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित रहा। खेड़ा सत्याग्रह सिर्फ खेड़ा तक सीमित रहा। मतलब इन सत्याग्रहों का जो क्षेत्र था ना वो काफी कम था। लेकिन रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया गया, पूरे भारतवर्ष में किया गया। रॉलेट सत्याग्रह के तत्वाधान में ही महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल बुलाया। देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को बुलाया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह के तत्वाधान में बुलाया गया। और इस रॉलेट सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र बना था पंजाब। रॉलेट सत्याग्रह का जो सबसे प्रमुख केंद्र बना था, पंजाब में रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू कर रहे थे। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू कर रहे थे। इससे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां तक जो लेक्चर दिए हैं ध्यान से अगर सुने हैं तो यहां तक में
5-6 प्रश्न बनता है, 5-6 प्रश्न बनता है। तो जो 5-6 प्रश्न बनता है, हल्ला कम कीजिएगा। आप लोग हल्ला ज्यादा करते, प्रश्न पूरा सुनिए और उसके बाद आंसर दीजिए। जानते हैं तो आंसर तो देना ही है, अभी तुरंत बताएं, आंसर तो आपको देना ही चाहिए। तो बताइए, तो यहां तक जो 4-5 प्रश्न बनता है पूछते हैं, जवाब दीजिए, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां वर्ष 1905 के बाद काफी बढ़ गई थी, उस पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन आयोग गठित किया गया? सेडिशन आयोग। सेडिशन आयोग। मुंह खोल करके बोलिए, ठीक है, मुंह में पान लेकर के बैठिए मत। तो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी, उस पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा आयोग गठित किया? सेडिशन आयोग। और सेडिशन आयोग ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कौन कानून लागू करने की सिफारिश किया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। सेडिशन आयोग ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कौन कानून लागू करने की सिफारिश? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून लागू कब से हुए? 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट कानून भारतवर्ष में लागू कब से हुए? 19 मार्च 1900। क्लियर है ये बात? इसके बाद किस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट को। किस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा? रॉलेट एक्ट। किस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून? रॉलेट एक्ट। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ है? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में रहा हो, कौन है? रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में रहा हो, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह के तत्वाधान में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कब बुलाया? 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1900। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के तत्वाधान में देशव्यापी हड़ताल कब बुलाया? 6 अप्रैल 1919। और रॉलेट सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना? पंजाब। कौन बना? और पंजाब में रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू। पंजाब में रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन। क्लियर है ये बात? चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंजाब में जो रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू कर रहे थे, इसी को लेकर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में जो रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू कर रहे थे, इसी को लेकर इन दोनों को अंग्रेजी सरकार के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो महात्मा गांधी को पता चला कि सतपाल और किजलू की गिरफ्तारी हो चुकी है। तत्पश्चात महात्मा गांधी पंजाब की ओर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को पंजाब नहीं जाने दिया गया। तो डॉक्टर सतपाल किजलू की गिरफ्तारी हो गई, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विशेष तौर पर जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू की गिरफ्तारी हुई थी, इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में
इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, और इन दोनों को गिरफ्तारी हुई थी कब जानते हैं? 9 अप्रैल 1919। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू की गिरफ्तारी हुई थी। इन दोनों की गिरफ्तारी के चौथे दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को इन दोनों के समर्थन में जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब के अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक आम जनसभा का आयोजन किया गया और शांतिपूर्वक वह आम जनसभा आयोजित किए जा रहे थे। एक बार फिर से इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू की गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919 को हुई। इन दोनों के गिरफ्तारी क्यों हुई इसको लेकर तथा इन दोनों को रिहा किया जाए, जेल से इन दोनों को रिहा किया जाए, इस बात को लेकर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक आम जनसभा का आयोजन किया गया। जलियांवाला बाग में आम जनसभा के भी आयोजन हो रहे थे। साथ ही साथ उस दिन जलियांवाला बाग में बैसाख की पूर्णिमा का मेला भी लगा हुआ था। बैसाख की पूर्णिमा का मेला भी लगा हुआ था। कुछ लोग मेला घूमने आए थे और कुछ लोग जनसभा में भाग लेने के लिए आए हुए थे। तो जो जलियांवाला बाग में आम जनसभा का आयोजन किया जा रहा था, इसकी जानकारी अंग्रेजों को लगी। इसकी जानकारी उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर को लगी। तो जनरल ओ डायर आर डायर को आदेश दिया कि आप जलियांवाला बाग जाइए और वहां पर जो जनसभा सब का आयोजन हो रहा है उस पर कठोर कार्रवाई कीजिए। ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया और ओ डायर के आदेश पर आर डायर ब्रिटिश सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया। और जलियांवाला बाग में एक ही दरवाजा था, आने जाने दोनों का एक ही दरवाजा था। और आर डायर चारों तरफ से घेर कर जलियांवाला बाग में उपस्थित निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। ओ डायर के आदेश पर आर डायर जलियांवाला बाग में गोली चलवाया और कहा जाता है कि उस समय ब्रिटिश सैनिकों के पास जितनी गोली थी सब खत्म कर दिया गया और तब तक गोली चलता रहा जब तक कि सैनिकों के पास गोली समाप्त नहीं हो गया। और यह जो हत्याकांड है, इसी हत्याकांड को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने
अंग्रेजों का साथ दिया था। हंसराज नामक भारतीय ने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसमें निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड की आलोचना भारत में तो हुई ही, भारत के साथ साथ इस हत्याकांड की आलोचना वैश्विक स्तर पर हुई और इस हत्याकांड के कारण ही शंकरन नायर नामक भारतीय ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। शंकरन नायर नामक भारतीय ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। लेकिन आप इस बात को भी जानिए, क्रूर हत्याकांड था, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु इस हत्याकांड का जो मुख्य मुजरिम था ओ डायर को ब्रिटेन में सम्मानित किया गया था। ओ डायर के लिए ब्रिटेन का उस समय का एक समाचार पत्र द मॉर्निंग पोस्ट धन इकट्ठा किया था। ओ डायर को सम्मानित करने के लिए ब्रिटेन का एक समाचार पत्र द मॉर्निंग पोस्ट जो है धन इकट्ठा किया था कि ओ डायर को उस धन से हम सम्मानित करेंगे, ओ डायर बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसा भी नहीं था कि सभी ब्रिटिश ओ डायर के समर्थन में ही थे, ऐसी भी बात नहीं थी। कुछ ब्रिटिश ओ डायर की आलोचना कर रहे थे और कुछ ब्रिटिश ओ डायर का समर्थन कर रहा था। लेकिन यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इस हत्याकांड ने अंग्रेजों का वास्तविक चाल चरित्र भारतीयों को दिखा दिया। अंग्रेज अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करता था कि हम तो भारतीयों के लिए वरदान बनकर आए हैं, हम तो भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं, भारतीयों को शिक्षित बना रहे हैं। यानी अंग्रेज अपने आप को जो प्रोजेक्ट करता था कि हम तो ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, हम तो भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। कुछ समय के लिए भारतीयों को भी लग जाता था। लेकिन जलियांवाला बाग जैसी क्रूरतम और अत्याचारी घटना ने भारत के लोगों के आंख को खोल कर रख दिया। इसके बाद भारत के लोग सोचने लगे कि नहीं, ये वरदान नहीं है भारतीयों के लिए, बल्कि ये तो अभिशाप है और इसे भगवान ने नहीं भेजा है। अगर इसे भगवान भेजा होता तो फिर निर्दोष लोगों को अंग्रेज नहीं मारता। यह घटना भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो एक परिवर्तन बिंदु माना जाता है। इस घटना के बाद भारत की आम जनता मुखर होकर अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया। काफी क्रूरतम घटना थी। इस घटना ने कई क्रांतिकारियों को जन्म दिया। भगत सिंह इस घटना से बड़ी आहत थे। सरदार उधम सिंह इस घटना से बड़ी आहत थे। तो बड़ी क्रूरतम घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस का वर्ष 1919 में अमृतसर में वार्षिक अधिवेशन आयोजित करके जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई कांग्रेस के द्वारा। और अंग्रेज
इस हत्याकांड की जांच नहीं करवाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस का इतना अधिक दबाव पड़ा और वैश्विक स्तर पर अंग्रेजों पर इतना अधिक दबाव पड़ा कि अंततः जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन आयोग का गठन करना पड़ा। और देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को और हंटर कमीशन आयोग गठित हुआ है अक्टूबर 1919 को। तो देखिए, अप्रैल में घटना हुआ, उसकी जांच हेतु हंटर कमीशन आयोग गठित हो रहा है अक्टूबर में। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अंग्रेज चाहता था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हो? एकदम नहीं। अंग्रेज एकदम नहीं चाहता था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हो, क्योंकि अंग्रेज दोषी था। जनरल ओ डायर हो, जनरल आर डायर हो, सब दोषी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ही अक्टूबर 1919 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया। और जो 8 सदस्यीय हंटर कमीशन आयोग था, उसमें 5 गो अंग्रेज था और 3 गो भारतीय था। 5 गो अंग्रेज था और 3 गो भारतीय था। 3 गो भारतीय था। जो 5 गो अंग्रेज था, डब्ल्यू हंटर हो गए, जॉर्ज बेरो हो गए, थॉमस स्मिथ हो गए, डब्ल्यू राइस हो गए, रेस्किन हो गए। ये 5 अंग्रेज हंटर कमीशन आयोग के सदस्य थे और 3 भारतीय, जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद, ये 3 भारतीय सदस्य थे। हंटर कमीशन आयोग जांच पड़ताल करने लगा। इस आयोग के द्वारा जब काम किया जा रहा था, तो जो 3 भारतीय सदस्य थे, जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद, इन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। इन लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इन लोगों की बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। हंटर कमीशन आयोग अपना काम कर रहा था। हंटर कमीशन आयोग अपना रिपोर्ट देता, उसके रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर और आर डायर को बचाने के लिए इंडेमिनिटी बिल लाया। इंडेमिनिटी बिल। तो हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक बिल लाया, जिसे इतिहास में इंडेमिनिटी बिल कहा जाता है। और उस इंडेमिनिटी बिल के जरिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को अंग्रेजी सरकार ने बचाने का काम किया। और फाइनली हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट मार्च 1920 ईस्वी में आया। मार्च 1920 ईस्वी में हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट आया। और मार्च 1920 ईस्वी में जो हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में कहा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मात्र 379 लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन वास्तविकता यह थी कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए और अप्रॉक्सीमेट 3000 के आसपास लोग घायल हुए।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो हंटर कमीशन आयोग ने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट से कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुआ। और जब हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट से कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी गठित किया और कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो कमेटी गठित किया, उस कमेटी को इतिहास में तहकीकात कमेटी कहा जाता है। तहकीकात कमेटी, और तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। और तहकीकात कमेटी के एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे, और महात्मा गांधी ने ही तहकीकात कमेटी का प्रारूप तैयार किया था। और फिर कांग्रेस तहकीकात कमेटी के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किया, और तहकीकात कमेटी ने ही अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लगभग 1000 के आसपास लोग मारे गए और लगभग 3000 के आसपास लोग घायल हुए। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को बड़ा आंदोलन करने को मजबूर किया। इस घटना के बाद ही महात्मा गांधी यह सोच लिए थे कि एक व्यापक स्तर पर हम आंदोलन करेंगे, व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर हम एक आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर करेंगे। तो जो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ है, असहयोग आंदोलन होने का एक कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड भी है। अगर 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आयोजित नहीं होते। तो आगे इससे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 5-10 प्रश्न बनता है। यहां पर जो 5-10 प्रश्न बनता है, उस 5-10 प्रश्न को याद कर लेते हैं, और अगर आप ध्यान से लेक्चर सुने हैं तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो फिर तो हम है ये हैं, आपका नमक खाए हैं, कर्ज तो उतारेंगे, है कि ना? नहीं, क्या बात करते हैं? जो सही है वो बात बोलना नहीं चाहिए। देखिए, आप हमको पैसा दिए, उस पैसा से हम खाना बनाते, उस खाना में नमक डालते तो आपका नमक खाए न मारा। चलिए, ऐसे बोले मजाक कर रहे हैं। चलिए अब आइए, जो 5-10 पॉइंट है, पहले तो आप जवाब दीजिएगा, नहीं तो फिर तो हम हैं। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ है? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने अंग्रेजों का साथ दिया? हंसराज। किसने? हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने अंग्रेजों का साथ दिया? किसने दिया? हंसराज ने। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? ओ डायर। ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने गोली चलाया। आदेश ओ डायर का था और गोली चलवाया आर डायर। आदेश किसका था? ओ डायर का। आदेश किसका था और चलवाया कौन? आर डायर। तो मुख्य दोषी ओ डायर था। मुख्य दोषी ओ डायर था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी कौन था? ओ डायर, जनरल ओ डायर था। इसके बाद आगे बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से किस भारतीय ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? शंकरन नायर। शंकरन नायर। शंकरन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से किस भारतीय ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया?
जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से किस भारतीय ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? शंकरन नायर। किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? जमनालाल बजाज। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा? राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? जमनालाल बजाज। सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौट? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस हत्याकांड के वजह से सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौट? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद आगे बतलाइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य दोषी ओ डायर को किस समाचार पत्र ने राशि एकत्रित कर सम्मानित किया? द मॉर्निंग पोस्ट। द मॉर्निंग पोस्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य दोषी ओ डायर के लिए कौन राशि एकत्रित कर उसे सम्मानित किया? द मॉर्निंग पोस्ट। इसके बाद आगे बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर कौन सा आयोग गठित किया गया? हंटर कमीशन आयोग। हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन कमीशन आयोग का गठन? हंटर कमीशन आयोग। हंटर कमीशन आयोग का गठन कब हुआ है? अक्टूबर 1919। अक्टूबर 1919। हंटर कमीशन आयोग का गठन कब हुआ है? अक्टूबर 1919। हंटर कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी है? मार्च 1920। मार्च 1920। हंटर कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी है? मार्च 1920। हंटर कमीशन आयोग के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? 379। 300। हंटर कमीशन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? 300। 300। इतना बात क्लियर है? इसके बाद अब आगे बताइएगा, हंटर कमीशन आयोग में कितने सदस्य? 8। कितने सदस्य? हंटर कमीशन आयोग में कितने सदस्य? कितने सदस्य? अंग्रेज, भारतीय, भारतीय। अच्छा, 5 गो अंग्रेज कौन कौन था? W. हंटर, रेस्किन, राइस, थॉमस स्मिथ, जॉर्ज बेरो। जॉर्ज बेरो। तो हंटर कमीशन आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य कौन कौन था? भारतीय सदस्य क्या गो? कौन कौन? जगत नारायण, चिमनलाल, शीतलबार और साहबजादा सुल्तान। क्लियर है ये बात? चलिए, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा बिल लाया? इंडेमिनिटी बिल। इंडेमिनिटी बिल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कौन सा बिल लाया? इंडेमिनिटी बिल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कौन सा बिल लाया? कौन सा बिल लाया? कौन सा बिल लाया? इंडेमिनिटी बिल लाया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आगे बताइएगा कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने कौन कमेटी का गठन किया? तहकीकात कमेटी। तहकीकात। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने कौन कमेटी का गठन? कौन कमेटी? तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष। तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष। तहकीकात कमेटी का प्रारूप किसने तैयार किया? महात्मा गांधी। तहकीकात कमेटी का प्रारूप किसने तैयार किया? महात्मा। तहकीकात कमेटी का प्रारूप किसने तैयार किया? महात्मा। क्लियर है इतना बात? समझ में आने गया? याद होने गया? चलिए अब इसके बाद जो है आपको खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन ही है, हाँ, खिलाफत आंदोलन है। तो अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन के विषय में। परीक्षा में खिलाफत आंदोलन के विषय में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एगो दूगो मुश्किल से प्रश्न पूछा जाता है, तो फिर भी कभी काल पूछ दिया जाता है।
तो खिलाफत आंदोलन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, और खिलाफत आंदोलन के बाद जो है फिर आपको होगा क्या, असहयोग आंदोलन। तो फिर असहयोग आंदोलन को समझेंगे। असहयोग आंदोलन व्यापक है, वहां से हमेशा प्रश्न आया है। तो पहले खिलाफत आंदोलन को समझ लेते हैं, छोटा है तो खिलाफत आंदोलन को समझते हैं हम लोग। खिलाफत आंदोलन समझिएगा। है इधर उधर क्या करने लगे, लगता है कितना पढ़ ली है, मुश्किल से 1 घंटा नहीं हुआ है। चलिए, खिलाफत आंदोलन देखिए, आप सब लोग इस बात से निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ है। 7वीं सदी ईस्वी में हुआ है इस्लाम धर्म का उदय। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई। 610 ईस्वी मतलब 7वीं सदी। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना किया है। तो इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ है। तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, उनके निधन होने के बाद उनका जो उत्तराधिकारी हुआ, उनका उत्तराधिकारी खलीफा कहलाया। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनका निधन 632 ईस्वी में हुआ। 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का निधन हुआ। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी ही खलीफा कहलाए। और खलीफा मुसलमानों का एक नेता होता था, मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व करता होता था। जो खलीफा था, खलीफा मुसलमानों का एक नेता होता था, एक प्रतिनिधित्व करता होता था। और मुसलमान खलीफा के आदेश पर ही कोई भी कार्य किया करते थे। खलीफा के आदेश पर ही मुसलमान कोई भी कार्य किया करते थे। खलीफा का काफी ज्यादा महत्व था। अब खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1924 के बीच हुआ है। और इस सदी को हम लोग कह सकते हैं 20वीं सदी। 20वीं सदी, 20वीं सदी का मतलब होता है 1900 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी। 1900 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी। और 2000 ईस्वी से लेकर के 3000 ईस्वी, 2000 ईस्वी से लेकर के 2100 ईस्वी, ये 21वीं सदी हो जाएगा। 21वीं सदी हो जाएगा। तो ये 20वीं सदी, 20वीं सदी में 20वीं सदी में तुर्की के खलीफा तुर्की के खलीफा ही विश्व के सभी मुसलमानों का नेतृत्वकर्ता और प्रतिनिधित्वकर्ता माना जाता था। 20वीं सदी में तुर्की के खलीफा विश्व के सभी मुसलमानों का नेतृत्वकर्ता, प्रतिनिधित्वकर्ता और सर्वे सर्वा माना जाता था। भारत के मुसलमान हो,
ब्रिटेन के मुसलमान हो, अमेरिका के मुसलमान हो, या सऊदी अरब के मुसलमान हो, या ईरान के मुसलमान हो, विश्व के सभी देश के मुसलमान तुर्की के खलीफा को ही अपना सर्वे सर्वा मानता था। अब हुआ क्या, तो वर्ष 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए। वर्ष 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध में पूरा का पूरा विश्व दो धारा में बटा हुआ था, दो भाग में बटा हुआ था। एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया जैसे देश, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की जैसे देश शामिल थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ है, उसमें पूरा का पूरा विश्व दो भाग में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था और तुर्की धुरी राष्ट्र में था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था और तुर्की धुरी राष्ट्र में था। और प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति वर्ष 1918 में हुई और जब परिणाम आया, तो मित्र राष्ट्र की जीत हुई, अर्थात ब्रिटेन की जीत हुई और तुर्की की हार हुई। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खलीफा ने धुरी राष्ट्र का समर्थन किया था। तुर्की के खलीफा ने धुरी राष्ट्र का समर्थन किया था। तुर्की के खलीफा ने धुरी राष्ट्र का समर्थन किया प्रथम विश्व युद्ध में, जबकि परिणाम मित्र राष्ट्र के पक्ष में आया, ब्रिटेन की जीत हुई। तो ब्रिटेन अब खोज खोज कर बदला ले रहा था कि कौन कौन प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। तो तुर्की के खलीफा ने भी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। इसी को लेकर ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया। ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया, और इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन भी कर दिया। जब ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया, तो पूरे विश्व जगत के जितने भी मुसलमान थे, पूरे विश्व जगत के जितने भी मुसलमान थे, सभी मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ हो गया। चाहे अमेरिका का मुसलमान हो, कनाडा का मुसलमान हो, या ब्रिटेन का मुसलमान हो, या भारत का मुसलमान हो, या सऊदी अरब का मुसलमान हो, या तुर्की का मुसलमान हो, पूरे विश्व जगत के मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा हो गए। उसमें भारत के मुसलमान भी ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा हो गए। भारत के मुसलमान भी ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा हो गए। भारत के मुसलमान भी ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा हो गए। और भारत के मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के अपमानित करने की वजह से ब्रिटेन के खिलाफ जो आंदोलन किया है, उसी आंदोलन को इतिहास में खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। उसी आंदोलन को इतिहास में खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मतलब इसको अगर एक लाइन में हम कहना चाहे तो तुर्की के खलीफा ने प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, जिस कारण ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया, इसी वजह से भारतीय मुसलमान ब्रिटिशों के खिलाफ जो आंदोलन किए, उसी आंदोलन को इतिहास में खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो खिलाफत आंदोलन किसे कहा जाता है, कुछ समझ में आया? और खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये बात समझ में आया ना? अब जो खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किया था।
अली बंधु में दो भाई था, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। शौकत अली, ये पॉइंट परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी है कि खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, यह पॉइंट परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और महात्मा गांधी ने ही बल्कि कांग्रेस ने भी, पूरा का पूरा कांग्रेस ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। पूरा का पूरा कांग्रेस ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। देखिए, वर्ष 1919 की जो स्थितियां थी, इसको आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा और समझिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से कांग्रेस, भारत के हिंदू सब अंग्रेजों के खिलाफ था और तुर्की के खलीफा को जो ब्रिटेन ने अपमानित किया था, इस वजह से भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ था। तो 1919 ईस्वी में गांधी जी ने देखा कि भारत के हिंदू, भारत के मुसलमान, भारत के सिख सभी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा है। तो गांधी जी को लगा हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बेहतर समय अभी है। अभी भारत के हिंदू मुसलमान दोनों एक है और दोनों ब्रिटेन के विरोध में खड़ा है। अभी उचित समय है कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए। और फिर गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन कर दिए। देखिए, कोई भी जो घटना होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, 1925 में काहे नहीं हुआ? तो 1920 में वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। 1920 से पहले 1919 ईस्वी में वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि 1920 में ही असहयोग आंदोलन हुए। गांधी जी खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिए। खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और खिलाफत आंदोलन जोर शोर से चलने लगे। खिलाफत आंदोलन चलने के क्रम में 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारतवर्ष में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। और वर्ष 1919 ईस्वी में ही, अप्रैल 1919 ईस्वी में दिल्ली के जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम एकता पर स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया था। तो यहां पे गौर कीजिएगा, बड़ी कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी को। अप्रैल 1919 में दिल्ली के जामा मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद। और नवंबर 1919 में दिल्ली में जो संयुक्त कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उस बैठक की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी और कांग्रेस के समर्थन से खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमानों के द्वारा चलाए जाने लगे। खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत कमेटी के सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हुआ करते थे। उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम के माध्यम से, अल हिलाल अल बिलाग के माध्यम से खिलाफत आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम किया। और फिर धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन चलने लगे। और खिलाफत आंदोलन जब चल ही रहे थे तो उसी दरमियान 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन भी चलने लगे। फिर दोनों आंदोलन एक होकर के चलने लगे और फिर 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गए। लेकिन फिर भी खिलाफत आंदोलन चलते रहे और खिलाफत आंदोलन वर्ष 1924 ईस्वी तक चला। और वर्ष 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन तब समाप्त हो गया जब तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा किया।
जब तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया, तत्पश्चात जाकर के खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। जिस खलीफा को लेकर खिलाफत आंदोलन हो रहे थे वह खलीफा का पद ही समाप्त हो गया, तो इसी वजह से खिलाफत आंदोलन भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है असहयोग आंदोलन के विषय में। किस विषय में पढ़ना है? असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़ना है। लेकिन खिलाफत आंदोलन में 3, 4, 5 पॉइंट है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण 3, 4, 5 पॉइंट है उसको हम लोग करते हैं याद, फिर बढ़ेंगे आगे। मत जाइए ना, काहे जा रहे हैं? आपका सामान आ रहा है, कहां से आ रहा है? कहां रिसीव करना है? गांधी मैदान में। जाइए, चलिए। हाँ, बताइए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था जी? अली बंधु। अली बंधु में 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? मोहम्मद अली और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919। 17 अक्टूबर 1900 खिलाफत दिवस कब मनाया गया? खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1900। इसके बाद आगे बताइएगा, खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में नवंबर 1919 में दिल्ली में जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? कौन किए थे? खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में नवंबर 1919 में दिल्ली में जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद आगे बताइएगा, अप्रैल 1919 में दिल्ली के जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी अप्रैल 1919 में दिल्ली के जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हुए? 1924। 1900। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि खलीफा के पद को समाप्त कब किया गया? 1924। 1900। खलीफा के पद को समाप्त कब किया गया? 1924। अच्छा, खलीफा के पद को समाप्त किसने किया? मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल। खलीफा के पद को समाप्त किसने किया है? मुस्तफा कमाल पाशा ने किया है। क्लियर है ये बात? इतना बात समझ में आया? चलिए, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, समझे? रुकिए ना, असहयोग आंदोलन नहीं हो पाएगा, ठीक है? हो जाएगा। 12:30 बजे तक बैठने के लिए तैयार है, तब हम पढ़ा देंगे। 12:30 बजे से पहले नहीं हो सकता है? देखिए, ये महत्वपूर्ण भी है, समझ गए? और इसलिए इसमें माइंड फ्रेश रहना जरूरी है, और यहां से प्रश्न आता है, समझे? हमको कहिएगा 12:30 बजे तक आप बैठिए, हम पढ़ा देंगे। आधा घंटा का लेक्चर है, छोड़ दे। है, सुनिए हीरो सब, है, सुनिए ना। कॉपी में लिखे हैं ना? पलटिए तो कॉपी चेक करते हैं आपका। कॉपी निकालिए। मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। आज ने लाए हैं, कल ने लाए हैं, परसों ने लाए हैं। देखिए तो कितनी अच्छी लड़की है, ये सब जूता खोल के मारेंगे हम, ज्यादा बोलेगी तो। है, शांत रहिए। पलटिए कॉपी, पलटिए कॉपी। देखिए, लिखिए कॉपी में, आपके लिए जरूरी है। कौन कौन लोग नहीं लिख करके लाए हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। मां कसम है,
मां कसम है, हाथ खड़ा कीजिए कौन कौन लोग नहीं लिखे हैं। लिखना चाहिए आपको, नहीं लिखे हैं गलत बात है, आप अच्छे विद्यार्थी नहीं है, गंदा विद्यार्थी, खराब विद्यार्थी आप लोग। चलिए दीजिए तो होमवर्क। चलिए इसमें जो है आज सेट नंबर 5 आज आप जमा किए होंगे, 5 ना जमा किए होंगे, और चौथा का डिस्कशन आज हमको पूछना है। पढ़ रहे हैं ना? बनाइए इसको, इरामबान चीज है, समझ गए? डिस्कशन इसका पढ़िए, समझ गए? बिना डिस्कशन पढ़े कोई उपाय ना है। चलिए मेन तो डिस्कशन है महाराज। गुरुजी लोग बताइए तो, गेहूं के साथ गुनो पिसाने दीजिए। मतलब सब लोग एक साथ जवाब दीजिए। ऐसे तो सिंगल आप लोग जवाब दे नहीं पाइएगा, क्योंकि देखिए जानते हैं 100 गो में मात्र 20 गो विद्यार्थी पढ़ने वाला होता है, 80 गो ऐसे टाइम पास करता है, समझे? तो जो 20 गो पढ़ने वाला है वो अच्छे से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए। देखिए मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन किसी भी चीज को पाने में अपना पूरा जान बहुत कम विद्यार्थी लगाता है। तो जो अपना लक्ष्य बनाए हैं ना, उसको पाने में अपना सब कुछ लगा दीजिए, सब चीज न्योछावर कर दीजिए। एक बार सब चीज न्योछावर कर दीजिए, 6 महीना से साल भर के लिए सफल हो जाइएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 5 साल तक अपना बेलना बेलते रहिए, समझ गए? कष्ट नहीं होता है महाराज, बताइए। स्टूडेंट लाइफ में सारा काम अपना से खुद करना होता है। ठंडा में कैसे रोटी बनाते होंगे, पानी कैसे छूटे होंगे, बताइए? आए कल के डेट में जाकर के पैसा उसा कमाइएगा तब ना कुछ हो पाएगा। गीजर उजर का व्यवस्था कर पाइएगा, समझ गए? पूरे फ्लैटे में गीजर लगा दीजिएगा, हर जगह गर्म पानी निकलेगा, तो पैसा होगा तब ना। बिना पैसा का कुछ संभव है? कुछ भी संभव नहीं है। पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, समझे? मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? रेटिना पर। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत कहां हुई? मुंबई में ना। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग? ट्रांस। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री? सरदार वल्लभ भाई। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य? नागालैंड में। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते? कर्ण, पल्लव। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में? विकासशील। सेनकोटा दर्रा किसके बीच स्थित है? तिरुवनंतपुरम और मदुरै। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवशाली क्रांति हुई है? 1688। 1600। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का क्या नाम है? द गोल्डन ईयर्स। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया? जहांगीर ना। सोनापानी ग्लेशियर किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जादव पायेंग। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ कहां किया गया? कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा में ना। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय? कोलकाता में ना।
हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हुआ है, उसे किस क्रांति का जनक? हरित। पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन में। संविधान सदन। क्लियर है ना? 5वां नंबर सेट तो आज आप बना लिए हैं। 5वां नंबर सेट का जैसे आज बहुत सारे लोग जवाब दे रहे थे, समझ गए? तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक तो है? ठीक तो है? हाँ ठीक है, बताए तो है। चलिए, तो सेट नंबर 5 ऐसे ही पढ़िए जैसे आज जवाब दिए ना, आज अच्छा लगा सुन करके। अगले क्लास में सिंगल पूछेंगे, समझे? 5वां नंबर सेट सिंगल पूछेंगे, समझ गए ना? और आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। पढ़िए लिखिए मन से। और आगे जो है 6 नंबर सेट अपना बना के लाइएगा, 5 का डिस्कशन पढ़ के आइएगा। इसको कीजिए। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग से भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, एकदम पैर पर करके, कि आप लोग भी इसको कीजिए। किनका है? चलिए, हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सब लोगों का।